हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जो एक्सीलेंट के साथ में 4 मॉडल पेपर दिए हैं जो कि आपको खुद को निकालने हैं, उनकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़े ही शानदार तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे। आज पहले मॉडल पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में ही मैथ में धुरंधर हूँ और मुझे मैथ आती है, तो एक बार ये 4 मॉडल पेपर जरूर निकालें एक्सीलेंट के। साहब एक्सीलेंट है ना, एकदम पका के छोड़ता है, ये क्लियर बात है। अगर आप ये चारों मॉडल पेपर अच्छे से निकाल लोगे और एक्सीलेंट डेस्वर्क निकाल लोगे, ठीक है, ये 4 मॉडल पेपर में ही आपको पता चल जाएगा आपको कितनी मैथ आती है। अगर ये आप अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 100 में से 100 नंबर आएंगे। मेरे से लिखवा लेना, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले चारों मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो चलिएगा, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वैसे आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो संजीव डेस्वर्क आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैंने कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाली गई है। साथ साथ में एक्सीलेंट की हमने मैथ की शुरू कर दी है, एक्सीलेंट की साइंस की भी चल रही है, साथ में संजीव की साइंस की चल रही है, एसएसटी में संजीव की डेस्वर्क चल रही है। सभी की पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल इनोवेशन स्टडी के नाम से है, उसका लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां से जाके आप 10th की साइंस की 10th क्लास संजीव की, एक्सीलेंट की, 12th क्लास की संजीव की आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो चलेगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं सुचारू तरीके से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियरिटी बढ़िया शानदार तरीके से बनाई हुई है पीडीएफ, और इन पेपरों की भी पीडीएफ मैंने डाल दिया, वहां पे जाके देख सकते हैं। अकेला आदमी यार इतना काम करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, फिर आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ, क्लास से बनाता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। कई बच्चे गुस्से में हो जाते हैं, क्या सर यार 3 दिन हो गया आपने डाला नहीं अभी तक, तो क्या करें बताएं। ठीक, लगा हूँ आपके लिए लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो बने रहें, शांति से पढ़ते रहें, जो भी प्रॉब्लम आए वहां पे आप बता सकते हैं बेझिझक। आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ 65 m माइनस में 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब 65 और 117 के एचसीएफ क्या होता है? कॉमन होता है, जो कॉमन आएगा। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 17 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहां पे करते हैं। 65 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 65 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। 13 बार आएगा क्या? 13 5 65, फिर 13 का जाएगा, 1 आ गया। 117 के कर लो, 3 का जाएगा पहले, 3 3 9 बच गए, 2 27, 3 निम्न 27, फिर 3 का जाएगा, 13 3 39, 13 का जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 व 117 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा 13। कितना आ गया? 13। कॉमन यहाँ पे 13 आ रहा है, देख लो यहाँ पे, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, तो 13 आ गया। अब इसने दिया है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है कितना? 65 m माइनस में 117 का एचसीएफ है 65 m माइनस में 117, ये एचसीएफ दे रखा है किसका? 65 और 117 का, जबकि हमने कितना निकाला है? 13 निकाला है। तो ये तो दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात तो ऐसी है, बस 117 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 है ना, 65 m बराबर 117 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 117 प्लस में 13, यानी ये तो किताब वाले ने दे रखा है 65 m माइनस में 117, और ये हमने निकाला है, दोनों ही एचसीएफ है, दोनों बराबर होंगे। है किसके? 65 और 117 के हैं। तो ये कितना बन गया? 117 और 13 130 बन गया। तो इधर चल रहा है 65 m। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा? 130 के भाग में चला जाएगा 65, 65 दूनी 130, तो m का मान पूछा है 2 आ जाएगा। m का मान
2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 के शून्यक हैं, ठीक है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करो। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं भैया, ऐसे नहीं दे रखे। तो एक्स की स्क्वायर सॉल्यूशन करने के लिए वहां पे जगह नहीं है, तो हमने दूसरा पेज भी, दूसरी स्लाइड ओपन कर रखी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? दिक्कत हो रही है तो बता दें, कोई बात नहीं। 2x की स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बटा तो a होता है, माइनस b का मान 2 है बटा a का मान 1 है, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस का 2। अल्फा डॉट बीटा तो c बटा a, c बटा a, c का मान कितना है 1 बटा a का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो अल्फा डॉट बीटा का मान 1 आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान -2 आ गया। हमें निकालना क्या है, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, ये रिजल्ट हमें निकालना है। इज दैट क्लियर? तो अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास में 1 नंबर समीकरण है और ये हमारे पास में 2 नंबर समीकरण है। अपन कह दें कि समीकरण 1 में 2 का भाग देने पे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर ऐसे लिख दें, तो 1 में 2 का भाग दे दें, तो अल्फा प्लस बीटा में आपने भाग दे दिया अल्फा डॉट बीटा का, इज इक्वल टू माइनस का 2 में भाग दे दिया 1 का। तो अलग अलग में भाग दे देंगे, अलग अलग में भाग देंगे, तो अल्फा डॉट बीटा बटे, नहीं मजाक हो रही है, तो अल्फा बटे अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 बटा 1। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा बराबर माइनस का 2। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 प्लस में 4 9 होते हैं, 4 प्लस में 5 भी 9 ही होते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करवा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु fi, इसकी संगत बारंबारता है x बार समांतर माध्य है, तो इसका रिजल्ट आपको निकालना है। वैसे आप जानते हैं इसका रिजल्ट 0 होता है। अब होता कैसे है सर जी, ये भी निकाल के दिखाइए। चलो दिखाएंगे आपको, तो ठीक है, आपके क्वेश्चन होने चाहिए कैसे होगा, लेकिन बताओगे कैसे, क्वेश्चन करोगे कैसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में है, सारे क्वेश्चन खुद कर लेता हूं मैं। बच्चे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्स्ट्रा बना लेता हूं अपने दिमाग में भी, हाँ ये क्वेश्चन बच्चे शायद पूछ सकते हैं, तो उसी का आंसर मैं इस क्लास में दे देता हूं। अब देखो, इसने रिजल्ट किसका पूछा है, सिग्मा ब्रैकेट में fi xi माइनस में x बार का पूछे, ठीक है। चलो ठीक है, इसका रिजल्ट दे देंगे, बट आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं। जैसे आप जानते हैं कि जब अपन माध्यक ज्ञात करते हैं तो वहां पे लिखते हैं ना, सिग्मा fi का मान भी अपन n के बराबर लिख देते हैं, ये मान बराबर ही होता है, सिग्मा fi का मान n के बराबर होता है, ठीक है। तो अपन समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में क्या होता है, सिग्मा fi, और सिग्मा fi को अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख दूं मैं सिग्मा fi xi, सिग्मा fi की जगह मैंने लिख दिया n, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसका कर दूं तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में nx बार बराबर आ जाएगा सिग्मा fi xi, ये किसका मान आ गया, सिग्मा fi xi का मान आ गया। अब यहां पे सिग्मा है, ब्रैकेट के अंदर जो 2 रिजल्ट है दोनों के साथ में गुणा होगा, तो यहां से गुणा कर दीजिएगा, सिग्मा fi xi माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में सिग्मा x बार, सिग्मा आ जाएगा x बार, सिग्मा fi xi माइनस में सिग्मा x बार है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट मेरे को बता दो कितना है। इसका रिजल्ट तो आपने यहां से लिख देंगे, कितना आएगा, सिग्मा fi xi का मान कितना आएगा, n x बार आएगा,
बट सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। और जोड़ कहां से लेके कहां तक है भैया, जोड़ तो i इज इक्वल टू 1 से लेके अन तक है, i इज इक्वल टू 1 से लेके अन तक है। तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 से लेके अन तक। मैं इसको लिखूं i इज इक्वल टू 1 से लेके अन तक x बार, इसको लिखूंगा कैसे, x1 का बार, x2 का बार, x3 का बार, x4 का बार, कहां तक जाएगा, x n का बार करेंगे। ठीक है, तो ये कितने रिजल्ट हो गए, nx का बार, क्या क्या हो गया, nx का बार हो गया। कितनी बार हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम लगा दिया, nx बार। तो इसको भी लिख सकते हैं nx बार, ये माइनस का ये प्लस का, कट के रिजल्ट कितना दे दिया, 0 आंसर आ गया। कितना रिजल्ट आ गया अभी, 0 आंसर आ गया। समझ गए, अब तो समझ गए होंगे, अब मत बोलना, 0 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे। संपाती रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण माइनस के 5x प्लस में 7y प्लस में 2, दूसरा समीकरण क्या हो सकता है बताइए। संपाती का मतलब क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे पे संपाती विराजमान है। संपाती की कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। यानी ये एक रेखा है, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है, ये संपाती रेखाएं होती है। और इसके लिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन ये होती है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। तो हमें एक रिजल्ट दे रखा है माइनस के 5x, दूसरा दे रखा है प्लस के 7y बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, इसको बराबर 0 बना दें पहले। तो माइनस के 5x माइनस के, अरे रेज हो जा, तो ये इधर आके किसका बन जाएगा, माइनस के 5x है ना, x प्लस के 7y माइनस के 2 बराबर 0। ये बन गया आपके पास माइनस के 5x प्लस में 7y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके संपाती को दूसरी समीकरण हो जाएगी, माइनस के संपाती बनाऊं मैं, देखो क्या क्या बन सकता है, देख बाद में देखेंगे ऑप्शन। तो दुगुना कर दूं मैं इसका, सीधा दुगुना कर सकते हो, 3 गुना कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो, 1000 गुना कर सकते हो। चलो एक बार दुगुना करके देख लेते हैं। माइनस का 10x प्लस में 7 दूनी 14y माइनस में 2 दुए 4 बराबर 0। ये कोई समीकरण देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ध्यान से देखना। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, माइनस का 10 नहीं है, ये फिर प्लस का आ गया। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। माइनस का 10 है, फिर माइनस के 14 आ गया, माइनस के 7 दूनी 14 प्लस के 7 दूनी 14 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। तीसरा माइनस के 10 प्लस के 14 फिर माइनस के 4, ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ से प्लस का था, इधर जाके माइनस का बनेगा भैया, इधर जाके माइनस का बनेगा। देख लो यहाँ पे माइनस के 4 हैं जबकि इसमें तो प्लस के 4 हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बचा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 10 नहीं है, यहाँ पे माइनस का 10 नहीं है। चलो माइनस का 10 नहीं है, लेकिन प्लस के 14 की जगह माइनस के 14, यानी इसने माइनस कॉमन ले लिया, इसने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन ले लिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ये बनाइए सर जी, ये तो आप गलत करा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको बना रहा हूं। मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और एक बार मैं क्या रखता हूं, इसको बाहर ही रखता हूं, इस 4 को इधर भेज देता हूं। एक बार देखो, माइनस के 10x प्लस के 14y बराबर 4। ठीक है, अब इससे मैंने माइनस ले लिया, इधर वाले से माइनस कॉमन ले लिया एक साइड से, तो ये तो प्लस का 10x माइनस का 14y, और इधर क्या है, प्लस के 4 है, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 10x माइनस के 14y इज इक्वल टू माइनस के 4। यो रिजल्ट आ गया भाई, प्लस का तो 10x है, माइनस के 14y है, इज इक्वल टू माइनस के 4। ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी 1 बटा पी, 1 माइनस में p बटा p, 1 माइनस में 2p बटा p का सार्वयंतर है। क्या, सार्वयंतर आपको बताना है। चलो समांतर श्रेणी चल रही है, चला देंगे अपन, छोड़ेंगे नहीं किसी क्वेश्चन को, कैसे भी घुमा के दे दे माइकल, अपन भी कमी नहीं है। 1 बटा p, 1 माइनस में p बटा p,
और 1 माइनस में 2p बटा p, ठीक है। ये है a1, ये है a2, ये है a3। d का मान पूछा है, d बराबर होता है a2 माइनस में a1, तो a2 का मान कितना है 1 माइनस में p बटा p, माइनस में a1 का मान कितना 1 बटा p, एलसीएम कितना आएगा p, 1 माइनस में p माइनस में 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस p बटा p, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1, रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है देखते हैं, कौन से में था, माइनस का 1 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एल एम भुजा अगर ए बी भुजा के समांतर है तो एल एम भुजा के द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा यानी सी एल बटे एल ए इक्वल हो जाएगा सी एम बटे एम बी। हाँ, सी एम भजनलाल सही बन गया। अब देखो यहाँ पे ए एल का मान, सी एल का मान, किसका मान निकालना है भैया, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब इसमें कौन कौन से रिजल्ट दे रखे हैं, ए एल का मान दे रखा है, एस सी का मान, एस सी का मान पूरा दे रखा है, इसमें पूरा एस सी का मान 2x दे रखा है। एस सी का मान आपको कितना दे रखा है 2x दे रखा है। अगर मैं इसमें निकालूं एल सी का मान तो एल सी का मान क्या आएगा, एस सी में से ए एल घटा दें, एस सी का मान 2x है, इसमें से ए एल घटाएंगे तो x माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो ये माइनस और माइनस प्लस का 3 बन जाएगा। 2 में से x घटा दो, x प्लस 3 आएगा। एल सी का मान कितना आएगा, x प्लस 3, यहाँ पे रख देते हैं। एल सी का मान कितना आएगा, x प्लस 3 बटा एल ए एल, या ए एल का मान कितना है x माइनस में 3 बराबर सी एम का मान कितना है, अब सी एम का मान नहीं दे रखा क्या, चलो इसने बी एम का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है पूरा। बी सी का मान आपको दे रखा है, आपको निकालना है सी एम का मान। सी एम में से क्या करेंगे, बी सी में से बी एम घटाएंगे, बी एम घटाएंगे। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 2x प्लस 3, माइनस में बी एम का मान कितना है x, और ये माइनस और माइनस प्लस के 2, तो 2x में से x घटा देंगे तो x 2 और 2 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे भैया, सही है ना, ठीक है। x प्लस में 5 तो ये बन गया x प्लस में 5 बटा एम बी का मान कितना है x माइनस में 2, x माइनस में 2, तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा करोगे तो x प्लस 3 का गुणा x माइनस 2 के साथ बराबर x माइनस 3 का गुणा x प्लस 5 के साथ आ जाएगा, ये बन गया। तो x का गुणा अंदर कर दें, x की स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3x माइनस के 3 दूआ 6 बराबर, ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15 हो जाएगा। x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कटेगा, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, x बचेगा माइनस में 6 बराबर प्लस के 5 है माइनस के 3 है, प्लस के 2x बचेंगे और माइनस के कितना है 15 है। अब ये x को इधर लेके जाऊंगा, 2 में से x घटा देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस के हो जाएंगे 15, तो 2 में से x घटेगा तो x बचेगा बराबर 15 में से 6 निकाल दो, 15 में से 6 निकालोगे तो 9 बचेगा क्या, हाँ x का मान 9, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इलाज नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे सारे के सारे, ठीक है। यानी ये मॉडल पेपर करने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि आप हार्ड क्वेश्चन की मेहनत कर रहे हैं, अगर इससे इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको फटाक दे से कर देंगे, बस यही इसका रीजन है। और मैं ये नहीं कहता इतने इतने हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ सकते, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये करने का मकसद यही है कि जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें मैथ इतनी इजी लगती है कि मैथ में अपन कैसे भी करके आ जाते हैं। कई बार बच्चे फ्लो में ज़्यादा अपने पे कॉन्फिडेंस हो जाता है तो बच्चे मार खा जाते हैं, इसलिए ये 4 मॉडल पेपर निकाल लें,
इसके बाद में भी कॉन्फिडेंस है, तो ये मानिए कि वास्तव में आप 24 कैरेट हैं। अगर ये निकालने से पहले तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये निकालने बैठे तो पहला ही क्वेश्चन नहीं है, तो ये मान लीजिए आप 15 कैरेट हैं, 10 कैरेट हैं, 7, 5 जो भी कैरेट हैं, ये मान लीजिए 24 कैरेट वही होगा जो निकालने के बाद में भी कॉन्फिडेंस इतना ही रखेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आपको दे रखा है, यदि चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, आपको समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो ए और बी का मान याद करना है। ए और बी का मान याद करना है। ये क्वेश्चन भाई साहब 3 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा है यहाँ से यार, एमसीक्यूज कमाल ही कर दिया इसने, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो भैया चलो करते हैं अपन, मैं भी देख लेता हूँ, पेज पलट लेता हूँ इसका पेपर का। चलो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये बन गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे ओ बिंदु मान लिया, ठीक है। ये बिंदु हो गया ए। ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -2, -1। बी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 1, 0। सी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 4, बी। और डी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 1, 2, 1, 2। अब देखो एसी और बीडी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है। क्या है? ओ मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे ओ बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। ओ बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है कि x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो x1 का मान -2 + 4 / 2, y1 का मान 1 + b / 2, ठीक है। अब BD के अकॉर्डिंग, ये तो आपने निकाला एसी के अकॉर्डिंग, अब आप निकालेंगे BD के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ओ बिंदु के निर्देशांक x1 + x2, तो a + 1 / 2, ये हो जाएगा 0 + 2 / 2 ये हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बनेगा? इसकी तुलना कर देंगे, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो -2 + 4 / 2 बराबर a + 1 / 2, 2 से 2 काट देंगे। -2 + 4 है तो +2 बचेगा। a + 1 +1 इधर जाके माइनस का बन जाएगा। a बराबर 2 - 1, तो रिजल्ट a का मान कितना आएगा? 1 आ जाएगा। a का रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से इसकी तुलना कर देते हैं। तो -1 + b / 2 बराबर कितना आएगा? 2 / 2, कट जाएगा 2 से 2, 1 आएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। एक बार इसको मत काटो यार, इसको एक बार 2 का 2 ही रहने दें। ये 2 से ये 2 काटते हैं, तो -1 + b = 2 आ गया। माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो b = 2 + 1 यानी 3 आएगा। तो a का मान 1 और b का मान 3 देख लेते हैं। a का मान 1 और b का मान 3, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो रहा है, पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दे रखा है sec थीटा + tan थीटा बराबर 7। तो बताओ sec थीटा माइनस में tan थीटा का मान बता दो, ठीक है। ये मान हमें बताना है। चलो ये भी क्वेश्चन करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब ने। क्या पूछा है? क्या देखो, हमें दे रखा है sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर 7 दे रखा है, माइनस में मान बताना है। चलो अपन करते हैं इसको गुणा। जो रिजल्ट हमें दे रखा है sec थीटा प्लस में tan थीटा को अपन गुणा करते हैं। sec थीटा माइनस में tan थीटा अपॉन में ये हो जाएगा sec थीटा माइनस में tan थीटा। 7 नंबर से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 7 चल रहा है, ठीक है। इसका गुणा इस ऊपर वाले के साथ में ही होगा। तो ये हो गया a + b रे -b, तो ये हो गया a² यानी sec² थीटा माइनस में tan² थीटा अपॉन में ये हो गया sec थीटा, माइनस है भैया, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो गया tan थीटा बराबर है 7। अब देखो भैया, ये अपन जानते हैं कि 1 प्लस में tan² थीटा = क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिखें sec² थीटा माइनस में tan को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan² थीटा और बराबर 1 है, बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो sec² थीटा माइनस में tan² थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 /
सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 7 चल रहा है। हमें तो निकालना क्या है, इसके नीचे एक मान लें और इसका एक तरीके से क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें। तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। इसको उल्टाएंगे, पलटी मराएंगे तो 1/7 हो जाएगा, इसको पलटी मराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसी का ही मान हमने इसने पूछा है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 1/7 पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है भैया, पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है कि 1/7 आएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं कहोगे ना सर ने रट रखे हैं या सर ऐसे ही करवा रहे हैं। निकाल के करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं भी बच्चा ही बन के आपको पढ़ाता हूँ, बच्चा ही बन के सीखता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, विद्यार्थियों के साथ में रहता हूँ तो एक स्टूडेंट के रूप में रहता हूँ और वहीं से सीखता हूँ और वहीं पे ही पढ़ाता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण हो जाए तो फिर अपने के बीच में बात थोड़ी नहीं करेगा, वो तो ऊपर वाला ही है परिपूर्ण। तो बाकी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है या हमारे समझ में नहीं आया तो या तो वीडियो को दोबारा चला के देख लो, अन्यथा कमेंट कर दो भैया, उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बतानी है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी अनुमान कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है। चलो बनाते हैं। यहां पे कोई बिंदु है, ये 10 मीटर ऊंची हमारे पास में क्या है, मीनार है। 10 मीटर ऊंची हमारे पास में एक मीनार है। यहां धरातल पे कोई बिंदु है, इसकी दूरी यहां से पूछी है। ये पता है आपको मीनार 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बिंदु, ये बिंदु जो मीनार है वो ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। आपने x मीटर मान लिया। इसने बोला है कि अनुमान कोण, यहां से देखने से अनुमान कोण 30 डिग्री का बनता है, तो उन्नयन कोण भी कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये R। तो ये आपको PQ ज्ञात करना है। ये आपने मान लिया x। आप जानते हैं कि ये तो लंब है, ये आधार है। लंब बटा आधार tan में होता है, तो लगा दें tan थीटा बराबर, जबकि थीटा का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। लंब कितना है 10, आधार कितना है x। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर कितना आएगा 10√3, और वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो आधार बिंदु से दूरी 10√3 मीटर आएगा। 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सभी में लगभग ए ही आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है कि 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका होगी। माध्यिका के लिए सबसे पहले हमें कौन सा क्रम जचाना पड़ेगा, आरोही क्रम लगाना पड़ेगा। तो पहले तो आंकड़े दे रखे हैं आपको, छोटे से बड़े, बड़े छोटे आगे पीछे दे रखे हैं, लेकिन आपको छोटे से बड़ा लगाना पड़ेगा। कौन सा क्रम जचाना पड़ेगा आपको, आरोही क्रम। आरोही क्रम में देखो सबसे छोटा आंकड़ा है 6, 6 के बाद में आ गया 7, 7 के बाद में 8 तो नहीं दे रखा, 9 दे रखा है, 9 के बाद में 10 नहीं दे रखा, 11 दे रखा है, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13 नहीं दे रखा, 14 नहीं दे रखा, 15 दे रखा है, और 15 के बाद में कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। इसमें हो गए 3 और 3 6, 11, 6 और 1 7 हो गई, और इसमें भी क्या है 4 3 7 हो रहे हैं। अब मैंने बताया था कि माध्यिका कैसे निकलती है, बीच का मान 3 इधर छोड़ दिया, 3 इधर छोड़ दिया, बीच में कौन बच गया, 11 बच गया, तो इसकी माध्यिका 11 हो जाएगी। इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 11। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि 60 डिग्री पर झुकी दो स्पर्श रेखाएं 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पे खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, अब इसने बोला है कि 60 डिग्री है भैया, 60 डिग्री पर झुकी 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये आपको सर्कल दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि आपस में
कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण झुका हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है। अगर आपने ये खींच दिया, नहीं ये मानिए, ठीक है 3 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा हमें, इसने हमसे पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, ये बिंदु O था, O से हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। अब ये जो OP भुजा है ना, ये 60 का आधा आधा कर देगी, तो ये ऊपर वाला भाग कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, और नीचे वाला भाग भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, आधे आधे हो जाएंगे। ये 30 का होगा और ये आप जानते हैं 90 का होता है, ये समकोण है, ये 30 का और ये 90 का, तो ये कितने डिग्री का बच गया, फिर ये कितने डिग्री का बच गया, ये आपके पास में बच गया लगभग, आपको बता दें 60 का, क्या 60 का बच गया, सही है 60 डिग्री का बच गया। अब ये इसमें ओपी कर्ण है, ये भुजा तो है कर्ण, ठीक है, ये भुजा है, एक तरीके से इसको आप लंब मान सकते हैं, ये लंब है, और ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार, ये आधार है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आपको आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो अपन क्या लगा सकते हैं, LAL डबल KA में लंब, कर्ण से कोई रिलेशन नहीं है, कर्ण से कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले दो तो छोड़ दे, ठीक है कोई बात नहीं। हमें आधार निकालना है, लंब दे रखा है, आधार और लंब तो tan में होता है, तो लगा दे भैया tan 30 डिग्री, थीटा यहां से हमें जो दे रखा है ना वहीं लेके चलते हैं। ये तो हमने 60 निकाला है, ये नए लिखें तो भी काम चलेगा, ये नए लिखें तो भी काम चलेगा भैया, ठीक है, लेकिन जो हमें दे रखा है वही हमें थीटा लेना है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब है 3, आधार है x मान लिया, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर होता है 3/x, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 के साथ में, 3 का गुणा √3 के साथ में, तो x √3 आएगा, x बराबर 3√3 आएगा, 3√3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3√3। समझ में आ रहा क्या, ऊपर से तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया है। इस प्रकार छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु के आयतन से अनुपात बताना है। अब इसने क्या कहा है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर, आधार के समांतर तल द्वारा 2 भागों में काटा गया है। अब देखो, इसको ऐसे काट दिया, शंकु हमारे पास में ऐसे बनेगा, आधार तो ये आधार के समांतर है ना, तो इसको ऐसे ऐसे शंकु था, डायग्राम को समझना पड़ेगा। आधार के समांतर है, ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए शंकु के आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया है। एक तल के द्वारा यहां से हमने इसको काट दिया, यहां से हमने इसको काट दिया, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई आधी, इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h है, इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h है, कंप्लीट ऊंचाई h है, इसकी कंप्लीट ऊंचाई h है। यहां से मैं लिख दूं इसकी जो ऊंचाई है टोटल्स वो h है। अब ये कितनी बचेगी, बीचों बीच से काट रहे हैं तो h/2 बचेगी, h/2 बचेगी। अब आयतन, पूरे शंकु का आयतन, बड़े शंकु का, अब छोटा शंकु ये बन गया हमारे पास, छोटा शंकु ऊपर की तरफ ये बन गया, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो h/2 है, ठीक है।
पूरे शंकु के आयतन के अनुपात हैं। इस छोटे शंकु के आयतन का पूरे शंकु, छोटे शंकु का आयतन और पूरे शंकु, अब इस शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। और इस शंकु का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे चक्कर तो ये पड़ रहा है ना कि आर का मान क्या लें, आर का मान हमें यहां पे क्लियर नहीं किया है इसने अभी तक। तो इसका ये त्रिज्या की बात कर रहे थे, तो त्रिज्या भी हमारे पास में जो इसकी जो त्रिज्या यहां से इसकी त्रिज्या है, ये अपन ने मान ली आर है, तो इसकी छोटे वाले की त्रिज्या हो जाएगी r/2, त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, बीचों बीच से काटेंगे तो, ठीक है। तो ये मान रख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 1/3 पाई, ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर गुणा में h की जगह क्या आएगा, h/2 आएगा, अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुणा में h/2, h/2, 2 नीचे आ जाएगा, गुणा में नीचे चल रहा है आर स्क्वायर गुणा में h, तो आर स्क्वायर एच कट गया, 4 दूनी 8 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/8, कितना आएगा 1/8 आएगा, 1:8 आएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त का चाप केंद्र पे 45 डिग्री का कोणांतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। जैसे ये कोई सर्कल है, इसमें आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ये बिंदु O, ये A, ये बिंदु है B 45 डिग्री का है, ये त्रिज्या मान लेते हैं R। तो अपन जानते हैं त्रिज्या खंड है, लघु वृत्तखंड है, त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर बराबर 77 दे रखा है, ठीक है। थीटा का मान 45 दे रखा है, 45/360 गुणा में पाई का मान है 22/7 गुणा में आर का मान पता नहीं, आर तो हमने मान रखा है आर स्क्वायर है बराबर 77 दे रखा है। 45 के पाड़े से काटेंगे, 45 दूनी 90 होता है, 45 चौका 180 होता है, तो 45 8 360 हो जाएगा, ये 8 इधर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 77 गुणा में 8 गुणा में 7/22, 11 के पाड़े से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 7 77, 2 के पाड़े से काटेंगे 2 4 बार कट जाएगा, तो 7 गुणा 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो इसका वर्गमूल हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, 7 गुणा 2 गुणा 2, बाहर आ जाएगा 7 और 1 आ जाएगा 2, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी भैया, 14 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थैले में कार्ड हैं जिन पे 2 से लेकर 11 तक संख्याएं अंकित है। थैले में से आदर्श एक कार्ड निकाला गया है, निकाले गए कार्ड में एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। 7 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है। अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5, 5/2 से लेके 11 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5/10 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है 5/10, यानी 1/2, 5 दूनी 10, 1/2 होता है, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या लिखा हुआ कार्ड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। समझ रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी A17, 17 को क्या लिखेंगे, A17 को लिखेंगे A16,
ए प्लस 16d अधिक है किससे, 10वें पद से। 10वें पद को लिखेंगे ए प्लस में 9d, तो ए प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस में 9d बराबर 7 दे रखा है। ए से ए कट जाएगा, 16 में से 9 घटा दो 7 आएगा, 7d बराबर 7 है, 7 के पाड़े से 7 कट जाएगा, डी का मान 1 आ जाएगा, डी का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है ना, 15 के 15 कंप्लीट कर दिए ना, 15 के 15 कंप्लीट कर दिए। अब दब के थोड़ा सा क्लास को शेयर जरूर मार दे भैया ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपका दिमाग भी अच्छे से बना रहे, चलता रहे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। 2 अंकों वाली कुल खालिस्तान संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। अब हमें ऐसे तो पता नहीं है डायरेक्ट कैसे निकाल दें, तो हमें तो निकालना पड़ेगा। 2 अंकों वाली कुल संख्याएं 3 से विभाज्य, इसकी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये तो अपन 5वें चैप्टर में चलेंगे, 5वें चैप्टर के हिसाब से निकालेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 18 है, 18 के बाद में 21 है। इस प्रकार से लास्ट में 99 है, जो कि 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें n का मान निकालना है, तो प्रथम पद हमें 12 दे दिया, द्वितीय पद हमें दे दिया 15, द्वितीय पद 15 दे दिया, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान तो 3 आ जाएगा, और अंतिम पद क्या आ गया, 99 आ गया, अंतिम पद 99 आ गया। तो अपन क्या करते हैं, an बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान कितना है, 99 है, बराबर a का मान कितना है अभी 12, प्लस n का मान हमें पता नहीं निकालना है, d का मान कितना है 3 है, 12 इसमें से घटा देंगे, 99 माइनस में 12 बराबर n माइनस में 1 गुणा में 3 इसमें से घटाओ, सॉरी 9 में से 2 घटाओगे 7, इधर बच गया 9, 9 में से 1 घटाओगे 8, 87, 87 में 3 का भाग दे दो, गुणा में है भाग में आ जाएगा, n माइनस में 1 चल रहा है, तो 3 दूनी 6 बच गया 2, 27, 3 निम 27, 29 प्लस 1 बराबर 3, n का मान आ जाएगा 29 रे कितना आ जाएगा, n का मान 30 आ जाएगा, n का मान 30 आ जाएगा। देखो n बराबर 30, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, किधर है रे, कुल संख्याएं 30 संख्याएं हो जाएगी, 2 अंकों वाली है वो 30 संख्याएं 3 से विभाजित होगी। सेक थीटा बराबर 7/5 है, तो 10 बराबर हो जाएगा, 10 बराबर पूछे आपसे, ठीक है, तो 10 बराबर तो आप जानते हैं, निकाल देंगे। वैसे क्या होता है, लंब बटे आधार के तरीके से, लाल बटे का LAL डबल KA, तो अपन जानते हैं सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण तो 7 दे रखा है, कर्ण तो आपको 25 दे रखा है, आधार आपको 7 दे रखा है, ये लंब निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस में 7 का स्क्वायर 49 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो घटाएंगे 15 में से 9, यही तो ना, घटाना है ना, तो घटाना है, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, इधर बच गया कितना बच गया 1, 11, 11 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा 500, 576, 576 24 का होता है, 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो ये हमारे पास में 24 आ जाएगा। हमें पूछा है 10, 10 बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 24, आधार है 7, तो 24/7 आ जाएगा, कितना आएगा 24/7, तो इसने पूछा है तो यहाँ से बता देंगे 24/7। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वैसे तो होता है 2πr², बट संपूर्ण की बात करें तो πr² और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, ठीक है 3πr²। इसका बहुलक बताना है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया, बाकी कोई भी 3 बार नहीं आया, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 है, तो x का मान ज्ञात करो। अभी इन 4 संख्याओं का माध्य आपको 4 दे रखा है,
एक्स, देखो माध्य सूत्र जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या की सहायता से निकालना, ये तो सारे जानते ही होंगे। तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का माध्य 4 है, का माध्य 4 हो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 4 राशियों की संख्या है, 4 इसका समांतर माध्य दे रखा है, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो x प्लस 7 और 5 12 बराबर 4 चौके 16। तो x का मान कितना आएगा 16 माइनस में 12, तो x का मान आ जाएगा 16 माइनस में 12 यानी 4। तो हमसे x का मान पूछा है तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बतानी है, 44 सेंटीमीटर परिधि है, परिधि को फॉर्मूला है 2 पाई आर बराबर 44। तो r का मान बताना है, तो 44 बटे 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7, तो 44 गुणा में 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा में 22 नीचे रह जाएगा, 22 दूनी 44 कट गया 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 7, कितनी होगी 7 मत लिख देना, सेंटीमीटर आपको दे रखा है तो सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर लगाना जरूरी है। एक पासे को उछालने पे सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को उछालेंगे तो 2 4 6, ये 3 सम संख्या होंगी, 3/6 काटेंगे तो 1/2, तो सम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2 हो जाएगी। समझ रहे हो आप? अरे समझ रहे हो? क्लास को शेयर मार दें, लाइक कर दें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, बड़े काम की चीज़ है आपके लिए, ठीक है। छोटी क्लासों के लिए 12वीं तक और बीएससी एग्रीकल्चर के तक अभी तक कोई कॉस्ट नहीं ली है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया है, अच्छे तरीके से पढ़ाया है। कोशिश ये की है कि लगभग जो हमने पढ़ाया है वो लगभग क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप अगर ऐसे पढ़ोगे ना, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जीरो लेवल से समझा रहा हूं, प्रत्येक बात को ओपन करके बता रहा हूं आपको, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझ में जरूर आएगा 100%, ये मेरी गारंटी है। एक नहीं 2-3 क्लास लेके जरूर देखें, एक क्लास में तो आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि मेरी फोटो दिखाई नहीं दे रही, बस पेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ में आएगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, प्लस माइनस सब कुछ बता रहा हूँ आपको। समझ में क्यों नहीं आएगा? समझ में आना पड़ेगा, जाएगा कहाँ पे। अब देखो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n x शून्य पे समाप्त हो सकती है, ये हमें बताना है। वैसे तो अपन ये क्लास में भी निकाल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बता देंगे। 6 की पावर n हमें बताना है, शून्य पे समाप्त होगा या नहीं होगा, लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना, 2 और 5, 2 ऐसे लिखो, 2 और 5 का होना जरूरी है। जरूरी, आपको पता है भी कोई संख्या 0 पे कब समाप्त हो सकती है, जब उसमें 2 और 5 दोनों आएंगे, 5 दूनी 10, तभी तो 0 बनेगा। अन्यथा एकला 5 आ जाए क्या 0 बना देगा? नहीं बनाएगा। अकेला 2 आ जाए तो 0 कैसे बनाएगा भैया बताओ? तो 2 और 5 का होना जरूरी है, जबकि 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 3 की पावर n बनता है, में 2 के अलावा 5 नहीं आया। 2 तो आ गया लेकिन 2 के अलावा 5 नहीं आया है, इसलिए 6 की पावर n शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कर दोगे क्या? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला कर दिया। दूसरा, ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 हो।
ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 हो। कोई बात नहीं, कर देंगे। देखो ऐसा बहुपद तो है हमारे पास में हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा डॉट बीटा बराबर भी 1 लेके आना है। तो यहाँ से के एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, ये हो जाएगा। तो के एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा 1 गुणा में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा 1 हो जाएगा ये हो जाएगा के एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, के को आप 1 मान लें तो एक्स की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ना मजाक कर दिया, एक्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स प्लस 1 ये रिजल्ट आएगा भैया, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इज दैट क्लियर? ये क्या बनेगा? बहुपद बनेगा। तो यहां से ऐसा बहुपद याद कीजिए, ऐसा बहुपद तो हमने याद कर दिया है। वैसे कैलकुलेशन आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, वहां पे मैंने वहां पे किया ना, वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और वैसे ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो आंसर नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आधा 1/4 नंबर मिलेगा, फिर मत कहना कि हमने तो किए तो सारे थे लेकिन नंबर नहीं आए। कहाँ से आएंगे बताओ? निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए समीकरण युग्म दे रखा है, अब इसने न तो कोई प्रतिस्थापन दिया और न ही विलोपन दिया, तो भाई साहब ने तो नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, जैसे दिया वैसे निकाल देंगे। तो हमें दे रखा है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर देना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 1 नंबर समीकरण। और ये है x माइनस में y इज इक्वल टू 56, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 0, 5 एक 6 एक 7, 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आ जाएगा 60/4, 60 में 4 का भाग देंगे 15 चौके 60, तो x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। x का मान इधर रख देंगे, x का मान इधर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा? 14 माइनस में 15 3 45, इसमें से घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा 15 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3, माइनस के 31। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 31 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। माइनस माइनस प्लस 15 जोड़ दें, 5 एक 6 4 3 एक 4, सही है नहीं? 3 रेगे 4, कहाँ पे मिस्टेक कर दिया? अरे गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? 45, 15 दूनी 30, 15 3 45, x माइनस में y, ये जोड़ बैठ रहा है क्या? 45 56, 1 मिनट देखना भी, 56 दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया, 3 एक 4, 4x बराबर, हाँ ये गड़बड़ है ना, ये 56 थोड़ी ना होगा, 5 एक 6 एक 7, 70 हो जाएगा। तभी तो मुझे लग रहा था ऐसे कैसे हो गया। अभी ये गलती हो जाती और शायद मैं फ्लो में चला जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती कि सर को नहीं आता। 70/4, 2 के पाड़े से काट दो, 35/2 आएगा, x का मान 35/2 आएगा। ये आप 1 नंबर समीकरण में रख दो तो y का मान कितना आएगा? 14 माइनस में 3 गुणा 35/2, तो रिजल्ट आ जाएगा 14 माइनस में 35 दूनी 70, 35 या 105/2, 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 माइनस में 105/2 कर दो भैया, y बराबर कितना आएगा? 105 में से 28 निकाल दो, फिर 105 में से 28 निकालोगे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर बचेगा 10, 10 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 10 मुँह 2 का डया 8 बचेगा, 87। 10 थोड़ी ना बचे, इन्हें 9 ही बचेगा, 87 क्या बच जाएगा? इधर तो पहले से 0 है तो यहाँ से पहले आ गया 9, 9 में से 2 निकालोगे तो 7 बचेगा, 77 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 77/2, और वो भी किसका? माइनस का, माइनस का 77/2, और ये x का मान कितना आ गया? 35/2। अब भैया दिखने में इजी है भैया, ये तो बहुत हार्ड है, कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी हार्ड करवाई है इसने तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे रखे हैं नालायक ने। देखो निम्न चित्र में डीई भुजा कौन सी? अरे डीई भुजा
ओ क्यू भुजा के समांतर है, ठीक है, और डी एफ भुजा ओ आर भुजा के समांतर है, तो दर्शाइए कि एफ ई ओ इसके समांतर है। समझा दें भाई, देखो घणो बड़ो चक्कर को नहीं, एक अपन पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम हमें बनाना है, थोड़ा सा समझना भी है इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक तो इसके समांतर हमने भुजा खींच दी ऐसे, ऐसे खींच दी, और दूसरी हमने ऐसे और ऐसे। अब इसने नाम क्या दिया है, ये तो नाम दिया डी, ये नाम दिया पी, ये ई, क्यू, क्यू, ओ, एफ, एफ और आर। 6.1 से जैसे हमें दे रखा है, दिया है कि जो ईडी भुजा है समांतर है किसके, क्यू ओ के, तो पर मैं 6.1 से क्या हो जाएगा, जो ईडी भुजा के द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा ना, जैसे पीई अपॉन में ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी, पीडी अपॉन में डीओ, पर मैं 6.1 से, इक्वेशन नंबर 1, तथा हमें दे रखा है डीएफ भुजा ओ आर के समांतर हो तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा जो अनुपात काटा जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल हो जाएगा पी डी अपॉन में डी ओ। ये भी कौन सी पर में से आएगा, पर में 6.2 से, पर में 6.2 से समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 में पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर आ जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये अनुपात आ जाएगा। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता है तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। अरे देखो भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में अपन कह सकते हैं पर में 6.2 के अकॉर्डिंग, या सीबीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की सहायता से इसको थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं इसको, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय इसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बट इसका जो विपरीत है 6.2 वो होती है सीबीटी, सीबीपीटी क्या होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अपन कह देंगे कि जो ईएफ भुजा है वो समांतर किसकी होगी, क्यू आर की होगी। कहाँ से होगी, सीबीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, या पर में 6.2 से, ठीक है। अब ये बात हो जाएगी, ईएफ क्यू आर के समांतर हमें बतानी थी, ईएफ क्यू आर के समांतर बतानी थी, जो कि हमने बता दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बीच की दूरी ज्ञात करो, कि बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, चलो यहीं पे कर देता हूँ। तो ये आपने बिंदु P मान लिया, ये आपने बिंदु Q मान लिया, तो पी क्यू के बीच की दूरी हो जाएगी, मैं 5वें का आंसर कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह पड़ी है नीचे कर देंगे, तो x2 माइनस में x1 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, तो पी क्यू का रिजल्ट कितना आएगा, 5 माइनस में 2 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये हो गया 18, कितना हो गया 18 हो गया। तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, पी क्यू का मान आ जाएगा 18 को लिखेंगे 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 यानी 3 बाहर आ जाएगा, रूट 3 आएगा, इकाई आएगा, कितना आएगा इकाई, 3 रूट 3 इकाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में, व्यास दे रखे भाई, ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है बेलन से, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय या
क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना पड़ेगा, 24 सेंटीमीटर ऊंचो ओ यहाँ के बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कोशिश करा भी बना देंगे। एक बेलन है, ठीक है, ये हमारे पास में एक बेलन है, ये हमने बना लिया एक बेलन, ऐसे करके ऐसे हमने एक बेलन बना लिया। ठीक है, अब इसने ये क्या कहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, रिंग व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, तो इंगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और तो 24 सेंटीमीटर हो गया, इंगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 नहीं 0.7। बेलन में ऊंचाई व्यास शंक्वाकार खोल काटा जाता है। अब यहाँ काट दियो, इम शंक्वाकार काट दियो, ठीक है, आएंगो क्या व्यास है, तो अठों आगे काटे इन पकड़ के, ऐसे काट दिया भैया, ऐसे एक शंक्वाकार काट दिया बीच से, तो इंगी त्रिज्या बाई रहेगी कितनी 0.7 सेंटीमीटर, और आ इनके हाइट है। ठीक है, तो पहले तो ये देखे ना कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखो नीचे से तो काट दिया, ऊपर वाला भाग ठोस है, ऊपर वाला भाग ठोस है, तो क्षेत्रफल वही भाग होता है जिसको अपन हाथ से टच कर सकते हैं, तो ऊपर वाले को टच कर सकते हैं, ऊपर वाला है बेलनाकार, तो पाई आर स्क्वायर प्लस में इधर वक्र पृष्ठ चारों में इसके अपन हाथ फेर सकते हैं, लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, प्लस इसको अंदर से भी टच कर सकते हैं, इसको अंदर से भी टच कर सकते हैं, अंदर क्या है एक शंकु है, तो शंकु का कितना हो जाएगा शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर एल, 1/3 1/3 नहीं, 1/3 तो आयतन में आता है, पाई आर एल आ जाएगा डायरेक्ट, पाई आर एल। अब एल कैसे आएगा, एल तो आपको निकालना पड़ेगा, एल तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, तो ये तो ऊंचाई हमने 24 मान रखी है, ये एल ये हो जाएगा 24 हमें दे रखी है, तो एल का मान क्या हो जाएगा, ये होता है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो एल बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 0.7 का स्क्वायर 0.49, तो ओ थरकन हो जाएगा एल बराबर 576.49, 576.49, तो लगभग ये एल का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, लगभग आपके पास आ जाएगा 25 आएगा, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका मान आ जाएगा लगभग हमारे पास में 24.01 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, निकाल के देख लेना, वर्गमूल सभी को निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं 8th क्लास में बड़े शानदार तरीके से समझा आपने। पाई सभी से कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया आर प्लस 2h प्लस एल बच गया, तो पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान 0.7, इधर आया 0.7 प्लस में 2 गुणा 24 प्लस 24.01, तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगा देंगे, 7 से 7 कटेगा, ये आ जाएगा आपके पास में 22/10, ये आ जाएगा 0.7, इसमें जोड़ देंगे भैया 0.7 जोड़ेंगे तो 0.7, ये आ जाएगा आपके पास में 24.71, 24.71 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 24×2 = 48 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/10 गुणा में ये जोड़ देंगे 8 और 4 12, 4 2 6, 6 1 7, 72.71 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा 00 और लग जाएगा, 22 का गुणा कर देंगे, 22 एकम 22 मल्टीप्लाई कर दो भैया इसका, किसका 72 का 7271 के साथ में 22 का, 22 एकम 22 बच गया 2, 22 आता 144 अम्बा 144, 22 आता 154, 154 2 156 बच गया 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 5 4 9 और 4 1 5 बचेगा, 22 आता 154,
154 और 5 कितना हो जाएगा, 154 और 5 जोड़ दो, 169 क्या, 169 भाग में 3 जीरो लगा दो, भाग 3 जीरो बाद में, तो 169.962, तो यानी 170 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल बचेगा, शेष बचे क्षेत्रफल, प्रश्न क्षेत्रफल हमें बताना था, जो कि हमने बता दिया, लगभग लगभग में बताना था, बता दिया। देखो नेक्स्ट 7 नंबर, ऊंचाई 220, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेमी और 8 सेमी ऊंचाई का एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, तो सबसे पहले अपन एक छोटा बेलन बना लेते हैं। भैया आए तो गड़बड़ बन गया ऐसे, ठीक है। और इसके नीचे हमने एक बेलन रख दिया है, इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया, एक बेलन लगाया है। तो इसके ऊपर बेलन लगाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बेलन ऐसे बन जाएगा, बेलन के ऊपर बेलन है। अब इसने ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दे दी, चलो देखते हैं। इसने दिया 220 ऊंचो या 220 है, फेरिंग ऊपर है 60 सेंटीमीटर ऊंचो, आज 60 सेंटीमीटर है। इंच की आधार की त्रिज्या वह कितनी है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो इनकी त्रिज्या हो जाएगी 12। तो अपन इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 बराबर 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा हमारे पास में H2, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इंगो व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, व्यास है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा R2 का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो इसका आयतन निकाल लेते हैं, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर H1 प्लस में दोनों का निकालेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर H2, तो पाई से बी में कॉमन आ गया, R1 एक बार छोड़ो 22/7 ही कर दो, गुणा में R1 का मान कितना है 12, गुणा में 12, H1 का मान कितना है 220, प्लस में पाई का मान है 22/7, गुणा में R2 का मान कितना है, R2 का मान 8 गुणा H2 का मान कितना है 60, ठीक है। 22/7 कॉमन आ गया, 22/7 कॉमन आ गया था, तो 22/7 कॉमन ले लियो, 12 बारी 144 होता है, गुणा में 220 प्लस 8 64 गुणा में 60, गुणा कर देंगे 22/7, इसका गुणा करेंगे 0, 22 चौका 88 बच गए 8, 22 चौका 88, 88 8 96, ठीक है, बच गया 9, 22 एकम 22, 22 और 9 31, प्लस में यह आ जाएगा 0, 6 चौका 24 बच गया 2, 6 जगह 36, 37 38 आ जाएगा इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22/7, और ये कितना होगा 0, 8 4 12, 8 6 14, 14 और 1 15, 3 1 4, 4 और 1 असल पाई 5, और ये आ जाएगा 3500। अब ये कट रहा है तो ठीक है, अन्यथा सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक बार इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि आयतन निकाला, क्षेत्रफल नहीं निकाला हमने, इसका आयतन निकाला है। अब इसने बाद में क्या बोला है, इसने बोला है कि 8 ग्राम, 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का मान है भैया 3.14 लेना था भाई, हमने 22/7 ले लिया है, 22/7 की जगह अभी तक हमने लिखा नहीं है, अकेले ही छोड़ रखा है, 22/7 ही यूज करना है, ठीक है। 22/7 की जगह 3.14 यूज करना है, तो एक बार तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, पाई लिख दूँ इसको, तो ये आ जाएगा पाई, चल जाए भाई क्यों मजाक करना रहे यार, पाई, और ये है पाई, पाई कॉमन ले लिया 3.14, 3.14। अब देखो अपन कैसे निकालेंगे,
ये तो हमारे पास में सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। अब इसने ये कहा है कि 8 ग्राम है वो 1 घन सेमी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है 1 घन सेमी का। तो पूरे का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो कितना घन सेमी है उसको अपन क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल आ जाएगा। गुणा कर लेना आप 3.14 गुणा में 35,520 गुणा में 8 ग्राम में आ जाएगा। अगर आप केजी में निकालना चाहें, अगर आप इसको आप केजी में निकालना चाहें, फिर आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, समझ गए। तो ये ग्राम केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 नंबर में, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी में, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8 ताने हैं तो 360 का बनता है भैया, एंगल 360 का बनता है। 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो 8 चौका 32 बच गया 4 8 45, 45 डिग्री का आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री आएगा 45 डिग्री का आएगा। छतरी में 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी आपको 45 दे दी है, तो थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 45 डिग्री हो गया बटे 360 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान है 45 गुणा में 45। कैलकुलेशन कर लेना, 45 8 कटेगा, इसको 4 से काट दोगे, 2 से काट दोगे 4 बार, 2 से काटोगे 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 45 गुणा में 45 बटा 7 चौका 28। ये कैलकुलेशन करना आपका आंसर आ जाएगा। और आएगा किस में, क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पे 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बताओ भैया, चौधरी लड़की कर देंगे कौन एड़न दिया। देखो एक छात्र है खड़ी, बिंग छाया की लंबाई आ है, छात्र की ऊंचाई कितनी है, कितना मीटर दे दी भैया, छात्र की ऊंचाई 2 मीटर है, जमीन से 2 मीटर लंबा, 2 मीटर है, आ 2 मीटर है, और आज छाया की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, इस समय थीटा कौन मान लियो आप, कौन मान लियो थीटा है। थीटा को मान याद कर लिया, तो लंब और आधार में तो tan थीटा बराबर क्या जो लंब बटा आधार। ये है ना, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। थीटा मान कौन नहीं निकला दूँ, क्योंकि 2 tan की टर्म में आपने मान कौन पता था ना, कौन निकालना हो यहाँ। ठीक है, थोड़ा लेवल को क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक मीनार है, अब मीनार है तो इसने पूछा है कि 2 मीटर लंबे एक छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो छाया की लंबाई एक मीनार की छाया की 5 मीटर लंबाई है। 5 मीटर है, दुगनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। सीधी सी बात बड़ी है भाई, क्लियर बात है, तो दुगनी कर दो भी। 1 मीटर अगर छाया की लंबाई है लड़के की, और उस लड़के की खुद की लंबाई 2 मीटर है, तो छाया की लंबाई इधर मीनार की 5 दे रखी है, तो उस लड़के उन्नयन कोण तो उस टाइम उतना ही बनेगा। थीटा यहाँ पे बनेगा तो थीटा यहाँ पे बनेगा, तो बस दुगना कर दिया, दुगना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का दुगना 2 हो गया तो 5 का दुगना 10 हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर आ जाएगी। 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर थीटा निकाल के करना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा निकलता नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ऐसे कर देना नॉर्मल तरीके से। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो बताओ भैया, ये तो नॉर्मल बताया हुआ, 1000 बार बता दिया कि मीनार की ऊंचाई और उसके छाया की ऊंचाई अगर बराबर हो तो हमेशा एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। बनेगा कैसे, चलो बता देते हैं, फिर कहोगे बताया नहीं। ये बराबर है, मान लिया ये बराबर है, ये मान लिया x है तो ये भी x मान लिया। लंब और आधार में यहाँ पे tan थीटा मान लिया, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब x है आधार x है, कट गया 1 आ गया। tan की टर्म में 1 किसका मान होता है, tan थीटा बराबर अपन लिख का नहीं, 1 ने tan 45 डिग्री लिखा, थीटा tan और tan कटाओ, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री आएगा।
तो इस प्रकार से हमने ये पहला इसका सेक्शन कंप्लीट कर लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।